नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, कर्नाटक के चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ी कहानी छोड़ गए हैं। वो कहानी जिसका एक तरह से एनालिसिस भी होगा, जिसके कई अवयव ऐसे हैं जिनको बार बार देखा जाएगा, सुना जाएगा। कुछ ऐसा हुआ जिसको ये कहा जा सकता है कि एक मेरे मित्र कल बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए अपने मित्रों के सामने यहां भी उसको दोहरा दूं। भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर था वहां पर, मुंबई के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी और कर्नाटक में, वहां सन्नाटा छाया हुआ था। तो मेरे मित्र को एक शोले का डायलॉग याद आ जाता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और ये डायलॉग शायद किसी से छुपा नहीं है। तो ये सन्नाटा अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। बातें बहुत सारी हैं कि भाजपा मुक्त हो गया दक्षिण भारत, एकमात्र गेटवे था वो भी बंद हो गया। अब कांग्रेस मुक्त करते करते भाजपा मुक्त होने की बारी आ रही है। कहानी कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट लिखी कुछ और जाती है, और जब तक फिल्म पूरी होती है उस स्क्रिप्ट में काफी बदलाव आ चुके होते हैं, और ओरिजिनल स्क्रिप्ट शायद हो सकता है कि किसी कोने में पड़ी हुई सिसक रही होती है। क्या होगा? क्या 2024 के कुछ संकेत हैं इसमें? हमारे साथ बात करने के लिए आज इसी विषय के ऊपर जो विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं, जाने पहचाने चेहरे हिंदुस्तान के, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, पर मैं भी क्या करूं, रवायत है। रवायत है तो इंट्रोडक्शन कराना लाजमी है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक धनंजय कुमार जी। सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल जैन जी, वो भी बहुत बड़े विश्लेषक हैं और पत्रकार भी हैं। जय हिंद सर, स्वागत है आपका। कुछ मेरे पास चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं कर्नाटक से, जोन वाइज परसेंटेज ऑफ वोट्स के, और मैं भी उनको मैं इंतजार में था, मेरे सामने आ गए हैं सारे के सारे। बैंगलोर की 32 सीटों में जहां बताया जा रहा था कि बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई है और कांग्रेस पिछड़ गई, तो वहां 32 में से 16 सीटें हैं। कांग्रेस की पहले वहां 15 सीटें होती थी, एक सीट बढ़ गई है उनकी, कम नहीं हुई है। हाँ, बीजेपी की 11 से 16 हुई है, वो जेडीएस और निर्दलीय के जो एक्सपेंस के ऊपर आई है, कांग्रेस के एक्सपेंस पर, कांग्रेस की कीमत पर नहीं आई है। और कमाल की बात यह कि यही एक जोन है जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट कांग्रेस से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 44.9% और कांग्रेस 40.9%, यानी कि 4% वोट यहां पर बीजेपी को ज्यादा मिला है। बॉम्बे कर्नाटका 50 सीटें आप जानते ही हैं, वहां पे बीजेपी का किला ढह गया। कांग्रेस को 33 सीटें, बीजेपी को 16 सीटें थी। यहां कांग्रेस का वोट शेयर 43.9%, 43.9, और बीजेपी 41.9, यानी कि एग्जैक्टली 2% कम। सेंट्रल कर्नाटका जो गढ़ था येडुरप्पा का, 37 सीटें, और उन 37 सीटों में से 26 कांग्रेस की, बीजेपी के पास सिर्फ 5 सीटें। इवन जेडीएस ने भी वहां सेंध मार दी, और 4 सीटें, एक्चुअली 37 सीटें नहीं है, कम है, 32 ही हैं, लेकिन 5 सीटें एक और डिस्ट्रिक्ट की मिलाई गई, शायद वो मुझे लगता है कोडागू डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर मिक्स किया गया इसको। तो यहां पर बीजेपी सिर्फ 30% वोट, सेंट्रल कर्नाटका, येडुरप्पा के गढ़ में 30.4% वोट, ये कमाल का है। और कांग्रेस के 42.1%। कोस्टल कर्नाटका सबसे बड़ा गढ़, नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा, उडुपी, हिंदू मुस्लिम का मेन सेंटर, यहां पर 19 में से 17 सीटें बीजेपी की थी, अब सिर्फ यहां पर 13 सीट रह गई है, 6 सीट कांग्रेस के हाथ गवा दी। और वोट बैंक देखिए, कांग्रेस का 42.4 और बीजेपी 48.5% एक्सपेक्टेड लाइन पे। हैदराबाद कर्नाटका बहुत बुरी गत हुई है बीजेपी की, सिर्फ 35.8% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के 46.4%, जबकि कांग्रेस को 26 सीट और बीजेपी को 10 सीट। और लास्ट मैसूरू रीजन 46 सीट, एक्चुअली 50 सीटें हैं, उसमें सेंट्रल कर्नाटका में उन्होंने जोड़ दी हैं ये। यहां पे कांग्रेस की 29 सीटें, बीजेपी की सिर्फ 5 सीटें। और यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ओल्ड मैसूर रीजन में, जो कि देवगौड़ा साहब का भी गढ़ था, बीजेपी का वोट बैंक सर तीसरे नंबर पे आता है, 23.2%, 23.2%, और कांग्रेस 41.1 और जेडीएस 29.9।
9%। कुछ और आंकड़ों पे भी मैं आऊंगा। ये कुछ चीजें जो मैंने दोहराई हैं यहाँ पर, उम्मीद है कि आपको ये दर्शक मित्रों पसंद आई होंगी कि जोनल वाइज पता लगा कि एक ले दे के सिर्फ बैंगलोर को और एक और रीजन जो कोस्टल कर्नाटक है, बीजेपी हर जगह बहुत ज्यादा पीछे हुई है। पहले धनंजय जी मैं आपके पास ही आता हूं, क्या संकेत हैं इस चुनाव के? ये कितना इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए और कितना इंपॉर्टेंट है नवंबर के इलेक्शन के लिए? हालांकि ढोल नगाड़े बज रहे हैं गोदी मीडिया के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कि कर्नाटक के चुनाव कोई देश का चुनाव थोड़ी है। मोदी जी आएंगे लोकसभा के चुनाव में और सब कुछ स्वीप कर ले जाएंगे और उनके सामने कोई टिकेगा नहीं। एक अलग अलग किस्म की उनकी छवि को इंटैक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। इवन जो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में जो एडिटोरियल्स हैं, वो साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, मोदीज इमेज इंटैक्ट। ये कितना सच है कितना झूठ है, धनंजय कुमार जी? देखिए, भविष्य को जो है उसका आकलन कर पाना या कि ये भविष्य के बारे में बता पाना तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए संभव है। विश्लेषण करके जरूर उसके करीब पहुंचते हैं, नमस्कार। लेकिन जो गुस्ताखी के लिए माफ करें, मैं लेट हो मुझे गया जो जरा। दिखाई पड़ रहा, जी 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 धनंजय कुमार जी, कैरी ऑन सर। मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि ये जो जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, मैं गोदी मीडिया नहीं कहता हूँ, मैं इसको गटर मीडिया कहता हूँ। गटर भी हालांकि हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, हमारे घर से कचरा नहीं निकलेगा तो फिर घर में कचरा आएगा। तो ये जो 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 मीडिया था वो गटर मीडिया हो गया है। तो गटर मीडिया में वही आएगा जो कचरा होगा। तो कचरा तो देश में चल रहा है, आप नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं वो कचरा फैला रहे हैं। लेकिन जब कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की जो जीत हार है वो कई संकेत छोड़ जा रहे हैं। जिसे मैं पहला मैं ये मानता हूं कि वहां जेडीएस जो है थर्ड फ्रंट के तौर पे था। जेडीएस का अपना आधार भी रहा है, पिछले चुनाव में भी जेडीएस ने बेहतर परफॉर्म किया था। लेकिन इस चुनाव में आप गौर कीजिए तो आप देखिए कि कांग्रेस बनाम बीजेपी हुआ है इलेक्शन। कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ है चुनाव। कांग्रेस बीजेपी के जो बीच हुआ है चुनाव, उसकी वजह ये दिखाई पड़ती है कि जो कर्नाटक के लोग हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं या जो हिंदू मुसलमान से नाराज हैं, उनको लग रहा है कि बीजेपी से बचने का एक तरीका यही है जी धनंजय जी, मुझे लगता है शायद कहीं उनका नेट तो नहीं चला गया है। होता है। धनंजय जी का नेटवर्क का इशू हो गया जरा। धनंजय जी, आप सुन पा रहे हैं? धनंजय कुमार जी जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? मुझे लगता है आपका शायद नेट चला गया है। चलिए मैं तब तक अनिल जी के पास आता हूं। और अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आइए थोड़ी सी। हाँ प्लीज कैरी ऑन। नहीं, क्या हो रहा है, सॉरी, ये जो फोन जब कर देते हैं ना, क्योंकि नेटवर्क मैंने फोन से लिया हुआ, तो जो फोन कोई करता है, कॉल आता है तो वो कट जाता है। खैर, जी मैं समझ तो मैं सकता बता रहा हूँ। था जी, तो मैं बता रहा था कि ये जो जेडीएस की सीटें कम हुई है, उसकी बड़ी वजह ये है कि जो बीजेपी से नाराज लोग हैं या जो हिंदू मुसलमान से नाराज लोग हैं, नफरत की राजनीति से जो नाराज हो रहे हैं लोग, या जो होना चाहिए था देश में, आप राजनीति कीजिए जिसमें विकास की बात हो, प्रगति की बात हो, उन्नति की बात हो, वो नहीं हो पा रही है। तो इससे जो नाराज है उनको लग रहा है कि अब बीजेपी को जाना चाहिए। ये मैसेज मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए, और जो एक तरफ लोग हैं जो बीजेपी के साथ हैं, वैसे में लोगों को महसूस हुआ है कि ज़्यादा जरूरी है कि कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ जाए। कांग्रेस को जो इतना सारा वोट मिला है उसमें वो 2024 में क्या होने वाला है उसका संकेत है। बाकी एक तो ये है कि कांग्रेस को यहाँ अच्छा इसलिए लग रहा है, कांग्रेस के साथ अच्छा इसलिए भी हुआ है कि कांग्रेस की विनिंग पोजीशन में थी। और विनिंग पोजीशन में होने की वजह है कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं स्थानीय स्तर पे, तो चाहे डी शिव कुमार हो, सिद्धारमैया हो, या और दूसरे नेता हो, इवन खड़गे साहब हैं, तो तीन बड़े नेता जो हैं वो सामने हैं। प्लस राहुल गांधी, बदले हुए राहुल गांधी, वो पुराने वाले राहुल गांधी है नहीं, प्रियंका गांधी भी थी। तो कुल मिलाकर के जो पूरा सिनेरियो बना वो कांग्रेस के पक्ष में बना, और लोगों को ये यकीन हुआ कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर सकती। ये मुस्लिम वोट के पास भी गया,
ये दलित वोट के पास गया, मतलब जाति और धर्म के आधार पर जो वोट देते हैं उनको भी गया, और उनको भी ये मैसेज गया जो नफरत की राजनीति नहीं चाहते। तो मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि जो वहाँ क्या, देखिए जितने सारे जो है एक्सपर्ट जो कहते हैं, जिनको कहते हैं कि चुनाव से पहले, रिजल्ट आने से पहले जो विश्लेषण कर रहे थे और सर्वे आ रहे थे, एग्जिट पोल जिसको कहते हैं, लगभग सर्वे ने कहा था कि एक ही था, मुझे याद आ रहा, उसने कहा था 140 के आसपास जाएगा, जो इंडिया टुडे का था। बाकी सब जो है 120, 115, कुछ तो उसमें से वो थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, बीजेपी की सरकार आने वाली है, ऐसे भी कई लोग थे। और बाकी लोगों ने कहा था कि बड़ा एकदम फाइट, बड़ा नजदीकी फाइट है और नेक टू नेक है और फलाना हो जाएगा, मोदी जी आएंगे और सब बदल देंगे। लेकिन दिखाई जो पड़ता है, जो आपने बताया, जो डेटा दिया, उसमें सब जगह दिखाई पड़ता है। तटीय जो क्षेत्र है कर्नाटक का, जहां बीजेपी की ताकत आज से नहीं 1983 से जानी जाती है, जब से बीजेपी चुनाव लड़ी है वहाँ पे। 1983 में भी मैं देख रहा था कि 9 सीटें, 18 सीटें कर्नाटक, पूरे कर्नाटक में आई थी उसमें बीजेपी को, 9 सीटें तटीय राजनीति कर्नाटक में आई थी। तो तटीय कर्नाटक में भले उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन उनका जो ये है क्या कहते हैं, सीटें हैं वो कम हुई है। वो संकेत है कि कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव हुआ है, और कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव होने की बड़ी वजह 6 सीटें तटीय कर्नाटक में, कोस्टल कर्नाटक में कांग्रेस लेके गई है, जो पहले 2 सीटें थी। ये कमाल की बात है, और उनकी संख्या 17 से घट के 13 हो गई है। ये बहुत मायने रखती है कि हिंदू मुस्लिम को रिजेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, आप ये गौर कीजिए कि जो है वहाँ पे वोट प्रतिशत, आपने जो डेटा में बताया कि वोट प्रतिशत उनका कांग्रेस से बहुत ज्यादा है तटीय इलाके में। तो उसकी वजह मैं मानता हूँ कि जो, मैं फिर से बता देता हूँ, कोस्टल कर्नाटक में 48.5% है बीजेपी का और 42.4% है कांग्रेस का, जो काफी बढ़ गया है एक्चुअली। हाँ, नहीं तो 42% और 48% में 6% का अंतर है, जबकि पूरे कर्नाटक की बात करें तो 6-7% वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में। जी। तो लेकिन तटीय इलाके की अगर खाली बात करें, क्योंकि हम बीजेपी को एक फोकस कर रहे हैं, तो तटीय इलाके की बात करें तो हिंदू मुसलमान जो किया, लास्ट में मोदी जी ने जय बजरंग बली बोला, उसका भी असर हुआ, हुआ बीजेपी का। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के साथ ज्यादा सीटें आई उनकी पिछले चुनाव के बनस्पत। तो मुझे वो लग रहा है जो नाराज लोग, जिसको फ्लोटिंग वोट कहते हैं, कि वो कैडर वोट नहीं है, फ्लोटिंग वोट है, और फ्लोटिंग वोट को लग रहा है कि यार इसको हमने सपोर्ट तो किया था लेकिन गड़बड़ कर रहा है। तो ये, और इसका इम्पैक्ट मैं देख पा रहा हूँ कि राष्ट्रीय राजनीति पे 2024 में बड़ा असर होगा। एक असर और देखिए कि कांग्रेस में उत्साह है, और बीजेपी वाले हिस्से में जो है सन्नाटा है। आप जो कह रहे थे इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, शोले का बहुत फेमस है, जो एक हंगल बोलते हैं डायलॉग, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण सीन है वो टर्निंग पॉइंट है बल्कि बोलिए उस फिल्म का। तो यहाँ भी ये टर्निंग पॉइंट है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, एक बेसिकली सदमा है, क्योंकि मोदी जी का जो फैक्टर है, जो ब्रांड मोदी है, वो यहाँ फ्लॉप साबित हुआ है। गुजरात में ब्रांड मोदी हिट हो गया, लेकिन यहाँ फ्लॉप साबित हुआ, और फ्लॉप साबित होने की वजह केवल बीजेपी की हार नहीं है। फ्लॉप साबित होने की वजह एक और है कि कई सारे लोग जो बीजेपी में थे उन्होंने बगावत की और दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया, या बीजेपी के साथ रहना कबूल नहीं किया। तो वो बगावत भी पहली बार दिख रहा है। अब तक मोदी जी के खिलाफ किसी ने बगावत करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। एक उदाहरण आप बताते हैं, हिमाचल के एक निर्दलीय जो चुनाव लड़ा था, जो बीजेपी का ही आदमी था, वो एक उदाहरण था। लेकिन कर्नाटक में तो मतलब फूट गया पूरा, जो कांग्रेस में कभी हुआ करता था वो यहाँ हो गया। तो वो संकेत है कि इनका जो सिराजा है वो दरक रहा है, ढह रहा है, और मोदी जी का जो ब्रांड है वो कमजोर हुआ है। जी आता हूँ अनिल जी।